जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम लोग आपस में ज्योतिष जो सीखने का क्रम बनाया है, उस क्रम में हम लोग देख रहे थे कि द्वादश भावों में इन भावों के जो भावेश होते हैं उनका क्या फल होता है। अभी तक हम लोग घूमते हुए आ गए हैं 9th भाव पर। 9th भाव यानी 9वें भाव पर। 9वां भाव कौन सा है? भाग्य भाव और धर्म भाव। इसको भाग्य भाव भी बोलते हैं, धर्म भाव भी बोलते हैं। और एक इस भाव से संबंधित एक विवाद भी है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में अपना मत रखते हैं कि भाग्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर्म ज्यादा तो भाग्य। अब यहां पर आप सोचिए कि भाग्य आपको जो प्राप्त है उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भाग्य जो आपको कुंडली में प्राप्त हो गया, जो स्थितियां आपको प्राप्त हो गई, उनसे आप यहां वहां नहीं जा सकते हैं। तो भाग्य में जो लिखा हुआ है, भाग्य के अनुसार आपको जो मिलने वाला है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आप पराक्रम करेंगे। भाग्य 9th भाव सीधे पड़ता है पराक्रम भाव के सामने। तो भाग्य से अगर चीजें आपको प्राप्त करनी है तो पराक्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, और पराक्रम का मतलब हुआ कर्म, और कर्म ही आपके हाथ में है। यदि कर्म आप नहीं करेंगे तब आपको वो सारी चीजें जो भाग्य से मिलने वाली हैं, जो प्रोटेक्शन में बताया गया है, वो भी प्राप्त नहीं होती हैं। कहा जाता है कि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं चल के हिरन नहीं जाता है। हिरन को पकड़ने के लिए शेर को पराक्रम करना पड़ता है, जबकि शेर के भाग्य में वो हिरन लिखा हुआ है कि शेर को मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? पराक्रम करने के बाद मिलेगा। ऐसे नहीं है कि वो अपनी मांद में सोया हुआ है और इसके बाद वो हिरन चल के आए और कहे भैया आपके भाग्य में लिखा था तो मैं आ गया, अब मुझे खा लीजिए। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य, एक तो भाग्य का निर्माण आप नहीं करते हैं, भाग्य का निर्माण आपके प्रारब्ध से होता है, आपके पहले जन्मों से होता है, आपके पुराने कर्मफल सिद्धांत से होता है। इन सारी चीजों से आपके भाग्य का निर्माण होता है। लेकिन आप आज जो कर्म करेंगे उस कर्म से अगले भाग्य का निर्माण करेंगे। यानी कि आज आप जो कर्म करेंगे और वो भाग्य मिलकर आपको एक सफल दृष्टि से या सफलता की रास्ता दिखाएगा। ऐसे में यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य में वो चीज होगी भी, फिर भी वो आपको प्राप्त नहीं होगी। तो भाग्य तो जितना इंपॉर्टेंट है वो है ही, आपको कर्म अत्यंत आवश्यक है। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य से में लिखी हुई चीजें भी आपको प्राप्त नहीं होंगी। हां, इसको एक चीज और समझ लीजिए, इसमें है क्या कि जैसे भाग्य क्या है? आपके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जो कर्म फल सिद्धांत के माध्यम से जो चीजें आपको प्राप्त हुई हैं, वो भाग्य है आपका। यानी कि पुराना। अब आप कहिए कि कल मैंने कोई कार्य कर लिया था, अब मैं कार्य नहीं करूंगा, तो क्या काम चल जाएगा? नहीं। आज भी आपको अगर खाना खाना है तो काम करना पड़ेगा। खाने की थाली आपके सामने आ गई तो आपको उसका निवाला तोड़ के अपने मुंह में डालना ही पड़ेगा। यदि आप ये पराक्रम नहीं करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भाग्य से लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये चर्चाएं ज्योतिष के क्षेत्र में हमेशा आपको देखने को मिलती रहेंगी
कि भाग्य ज्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां अगर मेरा मानना आप समझें तो मेरे अनुसार भाग्य 40% अगर महत्वपूर्ण है तो कर्म 60% महत्वपूर्ण है। 60% आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी 40% भाग्य का लाभ मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करते हैं, एक साथ कर्म करते हैं, लेकिन एक के साथ भाग्य साथ में है और दूसरे के साथ नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में गाड़ी का उदाहरण दिया था कि जैसे मान लीजिए आपको अपने 2 घंटे की दूरी पर कहीं जाना है और एक व्यक्ति ने गाड़ी निकाली, उसकी गाड़ी कहीं खराब नहीं हुई और वो चला गया, वहां उसने काम किया, काम करने के पश्चात लौट के शाम को आ गया। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है वो निकला और उसकी गाड़ी पंचर हो गई, फिर दूसरे टायर पंचर हो गया, फिर उसकी गाड़ी बंद हो गई। सारा दिन वो इस पंचर को सुधरवाने में, दूसरे पंचर को सुधरवाने में, गाड़ी ठीक करवाने में, इसी में लगा रहा और शाम को खाली हाथ घर लौट आया। ऐसी स्थितियों में भाग्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों सही समय पे निकले थे, दोनों ने पराक्रम भी किया, सारा दिन मेहनत उसने भी की, सारा दिन मेहनत इसने भी की, पराक्रम दोनों का बराबर है। लेकिन एक व्यक्ति का भाग्य साथ दे रहा था तो उसकी गाड़ी ने हरकत नहीं की और वो सीधे जाकर अपना कार्य करके लौट भी आया। लेकिन ये व्यक्ति अभी नहीं लौट पाया और देर में लौटा, ये ज्यादा परेशान हुआ, ज्यादा पराक्रम किया इसने, लेकिन ये अपना कार्य नहीं कर पाया, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाया, केवल रास्ते में परेशान रहा और उसी रास्ते से वापस आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म जितना महत्वपूर्ण है, लगभग 60% यदि कर्म महत्वपूर्ण है तो 40% भाग्य भी महत्वपूर्ण है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी आपकी गाड़ी आगे चलती है, नहीं तो गाड़ियां हमेशा खराब होती रहती हैं। तो इन गाड़ियों से या इन समस्याओं से बचने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि भाग्य और कर्म में कौन सा पहले चुनना चाहिए। पहले वही चुनना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जो लोग अकर्मण्य होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं, वो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य से हमें जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, हम काम नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य से जो मिलना होता है वो भी प्राप्त नहीं होता है। चलिए, ये तो हुआ भाग्य और कर्म में जो एक द्वंद्व चलता है, एक विरोध चलता है। इसको मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता और अगर मैं इसी पे डिबेट करता रहूं तो सारा वीडियो इसी में निकल जाएगा। तो ज्यादा इस पर बात ना करते हुए आप चीजें सारी समझ गए होंगे कि किस तरीके से भाग्य कार्य करता है और किस तरीके से कर्म कार्य करता है। आज का किया हुआ कर्म आपके अगले जन्म का भाग्य बनता है। तो आपको आज जो कर्म करना है, अब सफलता प्राप्त करनी है और इसी कर्म से आपका अगले जन्मों का भाग्य भी बनेगा। ऐसी स्थितियों में अब कई कुतर्की लोग होते हैं जो कुतर्क करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अगले जन्म, अगला मेरा जन्म ही ना हो, हम स्वर्ग में रह जाएं। अरे स्वर्ग में रह जाएं तो स्वर्ग में भी तो आपका डिसीजन किसी आधार पे होगा, किसी मेरिट पर होगा। जब आप यहां अच्छे कर्म करेंगे तभी तो उस मेरिट में आप जा पाएंगे, कि केवल सोते रहेंगे और आप उस मेरिट में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। कर्म तो आपको करना ही पड़ता है, कर्म अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब सीधा चलते हैं कि भाग्येश का इन 12 भावों में होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक को क्या फल प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं कि भाग्येश यदि लग्न में पहले खाने में यदि हो तब उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसे जातक जिनका भाग्येश लग्न में होता है वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली होने के साथ साथ, भाग्यशाली जब हमने कह दिया तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि उनके सारे कर्म सही होते हैं, उनके सफल होते हैं जीवन में। भाग्यशाली होने का मतलब है सफलता का सूचक हो गया वो।
अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और समाज में पूज्य होते हैं, क्योंकि कर्म अपना करते हैं, भाग्य साथ देता है, तो ऐसे कर्म कर जाते हैं जिसमें कि समाज में उनकी पूजा होती है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले होते हैं वो। और जब समाज में पूजित होते हैं, व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है, तो आप सोच लीजिए इस संसार में वो जब तक रहते हैं, संसार उनके लिए लाभप्रद ही रहता है, चाहे वो सांसारिक दृष्टि से हो और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो। दोनों स्थितियों में वो श्रेष्ठ पुरुष के रूप में या श्रेष्ठ महिला के रूप में या श्रेष्ठ मानव के रूप में अपना कार्य करते हैं। तो ये तो फल हुआ यदि आपके भाग्येश लग्न में होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि यदि आपके भाग्येश धन भाव में हो तो क्या स्थितियां बनेंगी। यदि भाग्येश धन भाव यानी दूसरा भाव, हमने ये भाव समझा दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप नए जुड़े हैं, तो प्रारंभिक वीडियो देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाव किससे संबंधित है। तो ये दूसरा भाव जो है वो धन भाव कहलाता है। और यदि भाग्येश धन भाव में होते हैं तो इससे व्यक्ति की को पैतृक संपदा मिलती है, या कह लीजिए अधिक पैतृक संपदा मिलती है। और ऐसा जातक, चूंकि ये वाणी का भी भाव है, तो वाणी के भाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति अद्भुत वाणी का मालिक होता है। उसकी जो वाणी होती है उससे लोग अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनकी पैतृक संपदा भी होती है, अद्भुत वाणी भी होती है, तो ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त होती हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे जातक ऐसे परिवार या ऐसे कुटुंब में ही जन्म लेते हैं जिनका समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सारी चीजें होती हैं, उनको पहले से भी मिली होती हैं। और जातक स्वयं में भी अपनी वाणी के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ भाग्येश का धन भाव में फल। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाग्येश यदि पराक्रम भाव में हो तब क्या फल होगा, क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होंगे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पराक्रम भाव ये तीसरा भाव होता है, पराक्रम भाव। यदि भाग्येश यानी 9th के लॉर्ड अगर तीसरे घर में हैं तब क्या फल होगा। चलिए, भाग्येश यदि पराक्रम भाव में होंगे तो व्यक्ति का पराक्रम से ही भाग्योदय होगा, यानी कि पराक्रम से वो व्यक्ति अपने भाग्य को बनाएगा और भाग्य उसका हमेशा साथ देगा। वो जो भी पराक्रम करेगा वो सफल होगा और वो श्रेष्ठ दिशा में कार्य करते हुए समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ भाग्येश यदि पराक्रम भाव में है तो क्या फल होगा। अगला चलते हैं हम लोग चौथे भाव यानी सुख भाव में। तो सुख भाव में यदि भाग्येश सुख भाव में हो तब क्या फल पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, क्या परिणाम होंगे, उसको हम लोग जान लेते हैं। यदि भाग्येश सुख भाव में है तो व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन सभी वो प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उसको, बहुत गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने वाला जातक भूमि, भवन, वाहन इन सब का सुख प्राप्त करता है। हाँ, और ये चूंकि मां का भाव है तो एक उपाय भी इसमें है कि जिन व्यक्तियों के सुख भाव में भाग्येश बैठे हों तो उनको अपनी मां की सेवा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उनकी स्थितियां खराब हो जाएंगी। यदि वो मां का अपमान करते हैं, मां का सम्मान नहीं करते हैं, तो उनको अपने इस भाग्येश का विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जिन जातकों के भाग्येश सुख भाव में बैठे हों, मां के भाव में बैठे हों, उनको मां की सेवा जरूर करनी चाहिए, जिससे उनके पिता के साथ भी संबंध ठीक रहते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि भाग्येश
यदि संतान भाव में हो तब क्या स्थितियां बनेंगी? संतान भाव यानी पांचवा भाव, पांचवें भाव में यदि हो तब क्या स्थितियां बनेंगी? भाग्येश जब संतान भाव या पांचवें भाव में आता है तो ये अपने घर से नवम पंचम का योग बनाता है। नवम पंचम का योग बहुत अच्छा माना जाता है और नवम पंचम के योग के साथ ये जन्मजात भाग्यवान होता है। यानी पैदा होते ही, ऐसा नहीं है कि इसको भाग्य बनाना पड़े, अपना पराक्रम करना पड़े, ऐसा नहीं है। इस भाव में पैदा हुए जातक जन्मजात भाग्यवान होते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है और ये कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं। जिस जगह पर भी ये जाते हैं वहां अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो फल हुआ हमारा कि पांचवें भाव में यदि भाग्येश हो, संतान भाव में यदि भाग्येश हो तो क्या अर्थ हो, क्या फल होगा? इससे उसकी संतान भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं उसको श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली संतान भी होगी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि यदि भाग्येश छठवें भाव यानी रोग रिपु ऋण भाव में हो तब क्या स्थितियां होंगी? हमने आपको बताया कि 6, 8, 12 घरों को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यदि इन घरों में पाप ग्रह हो, यानी भाग्येश आपका पाप ग्रह हो और वो आकर बैठ जाए तो निश्चित तौर से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। रोग रिपु ऋण, पहले तो ये जो पापक ग्रह हैं ये आपको थोड़ा संघर्ष करवाएंगे, लेकिन इसके पश्चात आपको लाभ प्रदान करवा देंगे। आपको रोग रिपु ऋण से निजात दिलवा देंगे, छुटकारा दिलवा देंगे। इन पर आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। और यदि शुभ ग्रह हो तब भी आपको प्रभाव कहीं ना कहीं नॉर्मल ही प्रतीत होंगे, ज्यादा खराब प्रतीत नहीं होंगे, क्योंकि भाग्येश कहीं पर भी बैठता है वो उतना खराब नहीं करता है। चलिए, आइए देखते हैं कि भाग्येश यदि पत्नी के भाव में यानी 7वें भाव में यानी कि जाया के भाव में यदि बैठता है तब क्या असर पड़ता है, क्या स्थितियां होती हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। कि भाग्येश यदि पत्नी के भाव में बैठता है यानी दाम्पत्य भाव में बैठता है, पार्टनर के भाव में बैठता है, तब पति या पत्नी जातक यानी कि अगर जातिका की कुंडली है तो उसका पति बहुत सुंदर होता है, और अगर जातक की कुंडली है तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होता है और विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है। विवाह के पश्चात वो अपनी प्रगति के नए नए झंडे गाड़ता है। तो ये तो फल हुआ भाग्येश का 7वें भाव में या जाया भाव में। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि भाग्येश यदि 8वें भाव में हो तब क्या स्थिति होगी। भाग्येश यदि 8वें भाव में हो, 8वां भाव कौन सा हुआ? ये वाला, 7वें के बगल वाला 8वें भाव में यदि हो तब जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फल होता है? ऐसा जातक डरपोक होता है, भीरू होता है। डरपोक भीरू होने के साथ साथ ये बहुत तेज दिमाग का होता है। डरपोक और भीरू जहां नेगेटिव हो गया, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत तेज दिमाग का होता है। इस तेज दिमाग के कारण ये क्या करता है? ये जुआ लॉटरी सट्टे से पैसे कमाता है। जुआ लॉटरी सट्टे से ये पैसा कमाने वाला होता है। हाँ, बहुत सारे हमारे दर्शक जुआ लॉटरी सट्टा के बारे में पूछते रहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में पूछते रहते हैं। तो जैसे ही ये क्रम हमारा आगे बढ़ता है हम आपको एक पूरा वीडियो बना के बताएंगे। ये तो छोटी सी चीज है, एक भाव के बारे में हमने बता दिया, इसके बारे में विस्तार से एक बड़ा वीडियो बना के पूरा वीडियो ही बनाएंगे कि आपके कौन कौन से ग्रह आपको जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट अचानक धन लाभ
कि कौन कौन से ग्रह होते हैं और वो कब कब आपको प्रभाव देते हैं, इसके बारे में विस्तार से एक लंबी चर्चा करेंगे। यहां हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फल हुआ भाग्येश का आयु भाव या अष्टम भाव में। अब हम लोग सीधे चलते हैं, यदि आपके भाग्येश धर्म भाव या भाग्य भाव में हो या अपने ही घर में हो, 9वें घर में हो, तब क्या स्थितियां बनेंगी। ठीक है, अब देख लीजिए, अभी हम आपको एक वीडियो बना के प्रत्येक घर का कारक ग्रह बताएंगे और अकारक जो ग्रह कारक हैं उनके अतिरिक्त जो बचे वो अकारक हो जाएंगे। तो जो कारक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, भाग्य भाव में कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं, तो ये सूर्य होते हैं और गुरु होते हैं। और दूसरे ग्रह क्यों कारक नहीं होते हैं उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। कारक ग्रह का एक पूरा बड़ा वीडियो लेके आएंगे जिसके बारे में क्रमशः आपको समझाएंगे कि इस घर में ये ग्रह कारक होता है तो क्यों होता है, दूसरा इसमें कारक नहीं होता है तो क्यों होता है, वो सारी स्थितियां डिटेल से समझाएंगे। यहां चलते हैं अपने टॉपिक पर, सीधा चलते हैं कि ये भाव चूंकि पराक्रम के सामने है, भाग्य भाव पराक्रम के सामने होता है, तो व्यक्ति जातक या जातिका अपने पराक्रम से अपने भाग्य को प्राप्त कर लेता है। यानी यदि ऐसा जातक जिनका भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि यदि भाग्येश भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छी सफलताएं अर्जित करता है। लेकिन उसके लिए उसको क्या पराक्रम करना पड़ता है, थोड़े से पराक्रम में भी बड़े से बड़े लाभ उसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए क्योंकि यहां विस्तार से नहीं जाएंगे, पिछले वीडियो काफी बड़े बड़े हो गए थे इसलिए इसको थोड़ा सा कम ही रखेंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं कि यदि आपका भाग्येश कर्म भाव में हो तब क्या असर पड़ेगा, क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, इन सारे की चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि यदि भाग्येश आपका कर्म भाव में हो तब क्या होगा। कर्म भाव में यदि भाग्येश होगा तो व्यक्ति अपने स्वयं का भाग्य विधाता होगा, यानी अपने कर्म के माध्यम से स्वयं का भाग्य विधाता होगा। वो भाग्य के लिए रुकेगा नहीं, भाग्य के लिए बैठेगा नहीं, वो जानता है कि कर्म पराक्रम इन्हीं से भाग्य बनता है, इसलिए वो दौड़ जाएगा, कर्म करने लग जाएगा। दूसरे लोग जब तक सोचेंगे तब तक वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ऐसा जातक जिसके कर्म भाव में भाग्येश बैठे हों, ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है और अपने भाग्य से आगे ही चलता है सदैव। ठीक है, ये तो हुआ भाग्येश यदि कर्म भाव में बैठे हों। यदि भाग्येश आय भाव में बैठे हों तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आय भाव में यदि भाग्येश बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मिट्टी छूकर भी सोना बनाने वाला होता है। क्या होता है, मिट्टी छू के सोना बनाने वाला। ऐसा नहीं कि मिट्टी को छू देगा वो सोना बन जाएगा, ये कहावत है भैया, कहावत का प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी छूकर भी सोना बनाने वाला होता है। तो अब आप कहिए कि हमारे तो भाग्य भाव में, हमारे आय भाव में भाग्येश बैठे हैं, हम जा रहे हैं मिट्टी छू रहे हैं, वो सोना बन ही नहीं रही है। अरे भैया कर्म करना पड़ता है। और कहने का अर्थ ये है कि जिसके भाग्येश आय भाव में बैठे होते हैं वो कोई भी कार्य करता है उसको हमेशा उसमें लाभ होता है, इसमें नुकसान उसको होता ही नहीं है, उसको हमेशा उसमें लाभ होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा जातक मिट्टी छूकर भी सोना बनाने वाला होता है। यदि वो जानवर पाले तो उसका गोबर भी बेच लेगा, वो गौमूत्र भी बेच लेगा, उसके बच्चे भी बेच लेगा, दूध भी बेच लेगा, दही भी बेच लेगा, पनीर भी बेच लेगा, इतने सारे काम कर लेगा, एक काम करके आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए
जिन जातकों का भाग्येश आय भाव में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वो जातक मिट्टी छूकर भी सोना बना लेते हैं। क्योंकि आप इतने समय से हमारे साथ चल रहे हैं तो आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। आपको बहुत ज्यादा वो शुरुआती चीजें मतलब डिटेल नहीं समझाएंगे। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं कि यदि भाग्येश व्यय भाव या विदेश भाव में, व्यय भाव को विदेश भाव भी बोलते हैं, में बैठा है तो व्यक्ति क्या करेगा, क्या फल होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि जातक खर्च तो करेगा, लेकिन क्या खर्च करेगा, क्या व्यय होगा उसका, उसके संबंध व्यय होंगे, उसका जन्म स्थान व्यय होगा। यानी कि ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता हासिल करते हैं, वो विदेश जाते हैं, विदेश में जाकर सफलता पाते हैं। लेकिन यदि वो जातक जिनके भाग्येश व्यय भाव में बैठे हों, अपने जन्म स्थान से चिपके रहते हैं, तो उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है। उनको अपना जन्म स्थान छोड़ ही देना चाहिए। जन्म स्थान जैसे ही छोड़ते हैं, उनको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जब आप बाहर जाके सफलता, अब हमने एक चीज बता दी कि बाहर जाके वो सफल हो जाते हैं। अरे सफल कैसा व्यक्ति होता है, उसके अंदर गुण भी तो होने चाहिए सफल होने वाले। ऐसा नहीं है कि आप यहां से मुंबई चले गए, मुंबई के किसी लोकल व्यक्ति से लड़ गए, झगड़ा कर लिया, कोर्ट केस हो गया, जेल में बंद हो गए। ऐसा नहीं भाई साहब, आपको इस अंदर गुण होने चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, आपको मृतभाषी होना चाहिए और आपको उस कार्य में श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन यही सारी चीजें होने के बावजूद भी आप अपने जन्म स्थान पर चिपके रहेंगे, तब भी सफलता नहीं मिलेगी। इन गुणों के साथ जब आप बाहर जाते हैं तो आप सफल होते हैं, सफलता के झंडे गाड़ते हैं। कर्म और भाग्य में जो द्वंद्व है, जो विवाद है, उस पर ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इस टॉपिक को आज यहीं तक रखेंगे। हाँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय गणेश जी।